नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकारों के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे। इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर बात होना आज बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे या करते हैं जिससे उन समस्याओं को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने इस साल जनवरी में अपना 66वां जन्मदिन मनाया था और उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। ममता बनर्जी साल 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की 9वीं सीएम हैं। इससे पहले देश की संसद में बंगाल की सबसे युवा सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। वह राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाली पहली महिला है। 19 मई 2016 को वह लगातार 2 बार जीतने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी और 8वें मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंत में जबरदस्त जीत के तुरंत बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे थे। वर्ष 1997 की बात करें तो इसमें बनर्जी ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर लिया था और इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे टीएमसी या एआईटीएमसी भी कहा जाता है। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। 1976 की अगर बात करें तो उसमें वह राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव भी चुनी गई थी। 1984 में कोलकाता के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अनुभवी साम्यवादी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये चुनाव में इसमें जीत हासिल कर सबसे युवा भारतीय सांसद बन गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर भी काम किया था और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वे मानव संसाधन, युवा कल्याण, खेलकूद और महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री भी रही हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित खेलकूद विकास योजना को सरकार से समर्थन न मिलने पर उन्होंने विरोध के तौर पर अपना इस्तीफा तक दे दिया था और 1996 में कांग्रेस से मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़कर अपना अलग दल बनाने का फैसला किया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उनकी पार्टी ने काफी कम समय में बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। 1999 में ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन सरकार में शामिल हो गई और उन्हें रेल मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2001 के दौरान उन्होंने 19 नई ट्रेनों की घोषणा की थी और 2001 में उन्होंने एनडीए सरकार से भी गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन 2004 में वे फिर से एनडीए से जुड़ी और कोयला और खदान मंत्री का पदभार संभाला। आपको बता दें कि 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और ये उनकी पार्टी की सबसे बड़ी असफलता थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने यूपीए सरकार से गठबंधन किया और ममता बनर्जी फिर से एक बार रेल मंत्री बनाई गई। साल 2011 का विधानसभा चुनाव उनके सियासी सफर में एक नया मोड़ लेकर आया। आपको बता दें कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के साथ ही 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने
मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में काबिज होने वाली ममता बनर्जी इससे पहले 29 साल की उम्र में 1984 में सबसे युवा सांसद के तौर पर उन्होंने इतिहास बनाकर वो चुनी गई थी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यह चुनाव दक्षिण कोलकाता से जीता था। वह केंद्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही। आगे चलकर वह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में भी मंत्री रही। रेलवे जैसे अहम मंत्रालय भी उन्हें सौंपे गए। तब उनकी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक हुआ करती थी। बीजेपी से उनकी करीबी उस वक्त से थी जब 2005 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली वामपंथी सरकार के भूमि अधिग्रहण के फैसले का उन्होंने विरोध शुरू किया था, और इसके साथ सिंगूर और नंदीग्राम में जब उन्होंने निर्णायक आंदोलन चलाया, उस वक्त भी उन्हें परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन हासिल था। लेकिन आज बंगाल की सियासत में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के धुर विरोधी बने हुए हैं। सीए, एनआरसी, जीएसटी, नोटबंदी और किसान आंदोलन जैसे कई अहम मसले पर ममता बनर्जी ने अपनी बेबाक राय रखी और सीधा मोदी सरकार से लोहा लिया। ममता बनर्जी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो सियासत में सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता हासिल करने के बाद भी सादगी हमेशा उनके जीवन का अहम हिस्सा रही है। चाहे वह सांसद रही हो या केंद्र में मंत्री या फिर बंगाल की सीएम, उनके पहनावे या रहन सहन में कोई भी फर्क नहीं आया। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से आज भी उनका नाता बरकरार है। उनकी पहचान हमेशा जमीन से जुड़ी एक नेता के तौर पर रही है। चाहे सिंगूर में किसानों के समर्थन में धरना और आमरण अनशन का मसला हो या नंदीग्राम में पुलिस की गोलियों के शिकार लोगों के लिए लड़ाई, ममता हमेशा मोर्चे पर हमेशा आगे खड़ी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महज 15 साल की उम्र से ही ममता छात्र राजनीति में सक्रिय रहा करती थी। 1993 में उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग्स अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे। इस पुलिसिया हमले पर ममता आग बबूला हो गई थी, लेकिन तत्कालीन सीएम ज्योति बसु ने इस हमले को जायज करार दे दिया था। ममता की राजनीतिक खूबी यह रही कि वह कांग्रेस में रही या बीजेपी में, हमेशा वो सरकार की नीति का खुलकर विरोध करती रही। 1993 के शुरुआती दिनों की ही बात की जाए, जब नदिया जिले में एक दिव्यांग बलात्कार पीड़िता के साथ ममता राइटर बिल्डिंग जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थी। ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी, लेकिन बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। बसु के आने का समय होने पर जब लाख मान मनोबल के बावजूद ममता वहां से टस से मस होने को राजी नहीं हुई, तब उनको उस युवती को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए, और इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए थे। ममता ने उसी दिन मौके पर ही कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। आखिरकार 20 मई 2011 को करीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा, और ममता ने इन 18 सालों में वामपंथ सरकार के खिलाफ इतने धरने किए जिसने वामपंथ सरकार की नींव हिलाकर रख दी। चाहे वो सिंगूर में 26 दिनों का धरना हो या फिर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का राजनीतिक खतरा रहा हो, ममता ने अपनी इस कसम के लिए हर खतरे को उठाया और कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन ममता अपने इरादों की पक्की थी। कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो ममता की राजनीति से इतने चिढ़े थे कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनका नाम तक नहीं लिया था। इसकी बजाय वे हमेशा ममता को वह महिला कहकर संबोधित करते थे। ममता बनर्जी की अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है और कितनी वो पढ़ी लिखी है।
साल 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पास की। जोगमाया देवी कॉलेज से साल 1979 में उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री ली। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा विषय में ग्रेजुएशन किया और कानून की जानकारी के लिए उन्होंने साल 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की भी डिग्री ले डाली। ममता बनर्जी ने डॉक्टरेट मानक उपाधि भी हासिल की है। ममता बनर्जी ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डायरेक्टरेट की मानक उपाधि भी हासिल की है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। आपको वो दौर भी बताना चाहेंगे जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच एक नई सियासी चाल खेली। अखिलेश के लिए प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आगे आई और वह यूपी पहुंच गई थी। लगातार अखिलेश यादव से उनके संबंध हमेशा से मजबूत रहे, जिसका कई बार जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला। एक ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ बयान है, हम चाहेंगे कि वो आप सुने। लेटर लिखा, कॉर्नेल बाबू ने लेटर लिखा, मैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन क्या लिखा मीडिया को पता है? कोई मीडिया को अभी पता है क्या लिखा? और स्टेट गवर्नमेंट डरते हैं और मरते हैं। लेटर लिखा, कॉर्नेल बाबू ने लेटर लिखा, मैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन क्या लिखा मीडिया को पता है? कोई मीडिया को अभी पता है क्या लिखा? और स्टेट गवर्नमेंट को मेरे तो पास एक लेटर आया, वो लेटर में लिखा जो 4 बरस में काम करेंगे ये लोग, उसका बाद हमारा डाटा बैंक आप रख दीजिए और आप स्टेट गवर्नमेंट उसको नौकरी दे दीजिए। समझिए, हम उसको बीजेपी का वर्कर को हम नौकरी दे देंगे। हमारा नौकरी देने के कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा नौकरी है तो हमारा स्टेट का लड़का को हम देगा, हमारा स्टेट का लोकल का हम जरूर देंगे, जो भी हमारा जरूरत है कानून मान के। लेकिन तुम्हारा पाप हम क्यों ले? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आगे आई थी और वह यूपी पहुंच गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव खुद ममता बनर्जी को लेने के लिए पहुंचे थे। ममता बनर्जी यहां अखिलेश के यहां चुनाव प्रचार के लिए आई थी और इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि पान मसाला खाने वाले, भगवा कपड़े पहनने वाले और तिलक लगाने वाले गुंडों को उत्तर प्रदेश से यहां भेजा गया है। ये लोग हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को प्रचार के लिए आमंत्रित करके यूपी के लोगों का अपमान किया है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनर्जी ने लखनऊ रवाना होने से पहले कहा था कि अखिलेश यादव ने मुझे वहां आने और सपा के लिए प्रचार करने का न्योता दिया था। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे और अखिलेश यादव जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका चुनाव प्रचार भी उतना कामयाब नहीं हो सका और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर काबिज है। उन्होंने आगे कहा था कि हम सभी को भाजपा के खिलाफ संघर्ष में उनका साथ देना चाहिए। यही कारण है कि हमने इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। बनर्जी ने यहां तक कहा था कि वह फरवरी के बाद वाराणसी जाएंगी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं की गई थी। सीएम ममता बनर्जी भले ही लगातार पीएम मोदी और उनकी पार्टी को निशाने पर लेती रही हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को कड़वी बातें कहते रहो। लेकिन ममता बनर्जी ने इस दौरान पीएम के साथ रिश्तों में मिठास घोलने का भी कई बार प्रयास किया। कई बार प्रधानमंत्री मोदी से उनकी कड़वाहट देखने को मिली। वो कड़वाहट राजनीतिक
संबंधों के चलते हुई और जनता के सामने आई, लेकिन कई ऐसे मौके पड़े जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ममता दीदी उनके लिए जो है अलग से कुर्ते सेलेक्ट करके भेजती हैं और कभी कभी बंगाली मिठाई भी भेजती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान कौन सा है, हम चाहते हैं कि वो आप सुने। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी जिक्र करते हैं कि ममता दीदी जो है उनके लिए खुद कुर्ते सेलेक्ट करती हैं, कई बार मिठाई भी भेजती हैं, और ये बात जो है वो अपने आप में एक अलग तरीके से भी दिखती है, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो वहां जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। वो हिंसा टीएमसी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। न जाने कितने निर्दोष लोग इस हिंसा में घायल हुए थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों की मौत तक हुई थी। यहाँ तक घमासान देखा गया और उसके बाद खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्वीकार किया और वो कहते हैं हमें कोई भी इस बात को कहने में हर्ज नहीं है, ना कोई भी अचरज है। ममता बनर्जी राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेल मिलाप की बात करें तो ममता दीदी आज भी जो है हमारे लिए बंगाली मिठाई भेजती हैं, हमारे लिए कुर्ते भेजती हैं और कई बार तो साल भी भेजती हैं। ममता ने पिछले कुछ दिन पहले बंगाल के आम किस्मों के हिसाब से हिमसागर, मालदा और लक्ष्मण भोग प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था। इसके अलावा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कहेंगे रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने आम भेजे थे। ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आम की पेटियां भेजी थी। तो लगातार कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो अपने स्वभाव से काफी सख्त मानी जाती हैं, रिश्तों को निभाने में कोई भी कसर नहीं छूटती। वो भी कहती हैं कि ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई है। हो सकता है कि राजनीतिक जब हम पथ पर चलते हैं तो हमारे जो मेल है, जो हमारे सुझाव है, जो हमारा नजरिया हो वो मिलता हुआ ना हो, जिसके चलते कई बार अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों से आज भी उतने मजबूत हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। एक बयान ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, हम चाहेंगे कि वो आप सुने। डरते हैं वो मरते हैं, आज जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है। आज देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। जो आइसोलेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। हम यूनिटी चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम वही चाहते हैं, हम वही चाहते हैं। मजहब यही सिखाता, आप तो उसमें वैरी रखना, हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो। लेकिन एक साथ में रहने का हक सबका है। आपका जो हक है हमारा भी वो हक है। आपका हक लेके आप अच्छा से जाइए, अच्छा से। सीएनआरसी को लेकर कई बार गतिरोध की जो खबरें थी वो भी सामने आई। ममता बनर्जी ने कई बार इसको लेकर सार्वजनिक मंच से कई बार जो है सख्त तेवर भी दिखाए थे। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में उनका कहना था कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे जो यहाँ के माहौल को खराब करे। ममता बनर्जी का
अलग अलग रूप, अलग अलग समय पर जो है सामने आता रहा है। कभी बिल्कुल वो जमीन से जुड़ी हुई नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है और कभी जो है एकदम से शक्ति उनके अंदर दिखती है कि वो किस तरीके से अपने फैसलों को लेकर कड़ाई से उनका पालन करवाती है। फल भेजने की हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आम भेजने की परंपरा को 2011 में शुरू किया था। जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस परंपरा को उन्होंने कई बार मतलब कि 2011 से अभी तक निभाती चली आ रही हैं और हर वर्ष जब आम का सीजन आता है तो वो आम की पेटियां, जो बंगाली आम जो होते हैं, जो फेमस होते हैं, उसको वो दिल्ली के कई राजनेताओं के द्वारा कई राजनेताओं के घर पर भिजवाती हैं और ये शुभ संकेत माना जाता है कि आज भी उनके जो अन्य राजनीतिक दल है उनसे उनके संबंध मैत्रीपूर्ण है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था जिसमें अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आपस में बात करते हैं और मोदी जो है पीएम मोदी कहते हैं कि ममता दीदी आज भी उनके लिए कुर्ते सिलवाती है। अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के साथ अपने रिश्तों पर बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह और ममता दीदी बेशक चुनावी प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कहा था कि ममता दीदी खुद मेरे लिए कुर्ता चुनती हैं और आज भी साल में उन्हें 1-2 कुर्ते भेजती रहती हैं। वह जानती हैं कि मुझे बंगाली मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए दीदी साल में 1 या 2 बार मिठाई भी जरूर भेजती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच बेशक खट्टा मीठा रिश्ता देखने को मिलता रहा हो, लेकिन पीएम मोदी की पत्नी यशोदा बेन के साथ ममता बनर्जी का काफी प्यार जो है ये भी कई बार देखने को मिला। ये उस समय की बात है जब ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली आ रही थी और प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी यशोदा बेन झारखंड के धनबाद की 2 दिनों की यात्रा के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें देखते ही सीएम ममता बनर्जी दौड़कर उनसे मिलने पहुंच गईं। खबरों की माने तो दोनों के बीच सुखद बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यशोदा बेन को एक साड़ी भी भेंट की थी। सूत्र बताते हैं यह अचानक हुई मुलाकात थी और इसके बीच अभिवादन का आदान प्रदान हुआ और मुख्यमंत्री ने उन्हें साड़ी भी उपहार में दी थी। तो कह सकते हैं कि उपहार देने में ममता बनर्जी पीछे नहीं है। वो कहती हैं कि राजनीतिक लड़ाई तो हो सकती है, यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारा जो व्यक्तिगत अगर संबंधों की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों से संबंध हमारे मैत्रीपूर्ण हैं। एक ममता बनर्जी का बयान है, हम चाहेंगे वो आप सुने। Also it is church, temple and mosque. And fight करते हैं किसका साथ? बीजेपी का साथ। क्या जीतने का संभावना है? देखो, मैं आप लोगों को पूछने चाहती हूँ कि आप लोगों को एक काम करना है। हम बार-बार आते हैं सब काम छोड़ के, इसी के लिए कि आपको मेरे को बहुत पसंद लगा। मैं सोच गया कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस उसको अलायंस जो है एनडीपी, हम लोग एक साथ में आएंगे। आप लोगों को भरोसा है कि आप जीत सकते हैं? अगर भरोसा है तो पीछे मत जाइए, आगे बढ़िए और जो भी मर्जी कहे। हम वोट डिवाइड करने के लिए आए नहीं है, हम वोट को यूनाइट करने के लिए और तृणमूल कांग्रेस का अलायंस को जिताने के लिए। बीजेपी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर किसी को इसको सपोर्ट करना है तो डिसीजन वो लोगों को लेना है। हमारा डिसीजन तो हो चुका है। हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम करेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। तो वो कहती हुई दिख रही है कि हम लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, और वो कभी नहीं झुकी। आज भी वो उसी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं और अपने महत्वपूर्ण निर्णय से कोलकाता, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों को जो है उसमें उनका एक बहुत प्रभुत्व स्थान भी है।
बात हम अभी हाल के ही दिनों करेंगे जब नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उतरे थे। उनका दौरा हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्होंने जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की। सारे दलों ने उन्हें सहमति दी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन प्रतिक्रिया साफ नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल भी जो है बाद में पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन तो करते हैं लेकिन विपक्षी एकता के साथ में हम आएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी में एक नाम जुड़ता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी कहती हैं कि विपक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस कभी रही थी मुख्य विपक्षी पार्टी, लेकिन आज जो है मुख्य धारा से कांग्रेस गायब हो रही है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। इसलिए कई बार उन्होंने बीच में अटकलें भी लगती रही कि मुख्यता से अगर हम डट रहे हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी की कमान अगर किसी के हाथ में आनी चाहिए तो वो टीएमसी के हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि आज टीएमसी वो पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में लगातार उसे जनता का प्यार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वो पश्चिम बंगाल में दखल देने से रोक रही है। ये स्टेटमेंट था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी लगातार कई बार ये कह चुकी हैं कि विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो उनके अंदर इस चीज की जो है कह सकते हैं हिम्मत भी है कि विपक्षी एकता को मिलकर साथ चला सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण हाल की ही यात्रा नीतीश कुमार को की यात्रा में जब वो दिल्ली आए थे तब इस बात की सुगबुगाहट भी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने जो है कई बार इस बात का जिक्र किया, कई बार इस बात को लेकर मंचों पे आए कि अगर ममता, क्योंकि ममता दीदी से उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं और ये भी उम्मीद जताते हैं रणनीतिकार कि अगर अखिलेश चाहें तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपना सकती हैं। तो ममता दीदी के सियासी सफर के बारे में आज हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मजबूती के साथ वो आगे डट के अभी भी खड़ी हुई है और लगातार वो इस बात का जिक्र करती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं विपक्षी एकता को खत्म करने के लिए, विपक्षी एकता को कम करने के लिए, उस इरादों में, उस मजबूती में वो कभी भी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। ममता बनर्जी समय समय पर दिल्ली यात्रा भी करती रहती हैं, दिल्ली दौरे भी होते हैं। उस दौरान वो कई नेताओं से भी मिलती हैं, वो विपक्षी नेताओं से मिलती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं और उस मीटिंग से ये ध्येय जुटाने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष की स्थिति को खत्म ना होने दिया जाए, विपक्षी एकता को बरकरार रखा जाए। जिस तरह से विपक्षी सरकारें आज के समय में ये आरोप लगा रही हैं कि हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्षी एकता को खत्म करना चाहती है। तो इन मीटिंगों के माध्यम से इस पर रणनीति की जाती है, इस पर चर्चा की जाती है कि विपक्षी एकता को मजबूत बनाए रखा जाए। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है वो मजबूती के साथ में लड़ रहा है, ऐसा मानना है ममता बनर्जी का, उसी हिसाब से अन्य राज्यों को भी जो है बीजेपी की गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो लगातार आज हमने इस प्रोग्राम में बात की ममता बनर्जी के सियासी सफर के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ में, एक नई विपक्ष की बात को लेकर। तो तब तक फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।